सो गर्ल्स स्टार्ट करते हैं विद द न्यू टॉपिक डिबेंचर। अब डिबेंचर्स है क्या? डिबेंचर जो है हमारे बाहर वालों का पैसा, जब हमने पैसा लेना है, हमें पैसे की जरूरत है, तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। हमने पहले पढ़ा है, हम बैंक लोन ले सकते हैं, हम इक्विटी शेयर होल्डर से पैसा ले सकते हैं, हम प्रेफरेंस से पैसा ले सकते हैं। तो जब हम लोग बाहर के लोगों से पैसा लेते हैं बाय द वे ऑफ डिबेंचर्स, उन पर्संस को डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है। इट रेफर्स टू दी लोन टू दी कंपनी। अब लोन समझ में आता है, लोन कभी हमारा नहीं होता, जब हम बाहर से उधार लेते हैं उसको लोन कहते हैं। So it refers to the loan of the company by the debenture holders on which they receive fixed rate of interest। दो पॉइंट इन्होंने इस लाइन में कवर करे हैं। एक तो ये बोला है कि ये लोन है, मतलब ये बाहर का उधार है, क्रेडिटर है, हमने बोरोविंग करी है। दूसरी बात इन्होंने ये कही है कि इनको क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है। किनको मिलता है? डिबेंचर होल्डर्स को। तीसरी बात, इंटरेस्ट मिलता है, और वो क्या मिलता है? फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। समझ में आ गया? हमने यही चीज अभी पढ़ी है इक्विटी शेयर होल्डर में कि इक्विटी वालों को मिलता है डिविडेंड, और वो भी फिक्स्ड नहीं होता। तो इसका मतलब ये है कि डिबेंचर वालों को पैसा मिलता है और वो क्या होता है? फिक्स्ड होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? अब स्टार्ट करते हैं विद मीनिंग कि इन्होंने ये क्या क्या चीज एक्सप्लेन करी है। जो डिबेंचर्स हैं वो हमारे लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म दोनों फाइनेंस में आते हैं। क्यों? क्योंकि डिबेंचर्स को जनरली आप लोग लेते हो 2 3 4 साल के लिए, फिर उसके बाद आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 3 साल के लिए आप डिबेंचर इश्यू करा सकते हो, उसके बाद रिडीम कराना पड़ेगा, ऐसा कोई भी रूल नहीं है। सो इसलिए इनको कैटेगराइज किया गया है एज मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन। डिबेंचर होल्डर्स आर द लेंडर्स ऑफ द कंपनी। लेंडर कौन होते हैं? जो पैसा लेंड देते हैं। और हम कौन है? बोरोवर्स हैं। बोरो करना, उधार लेना। सो डिबेंचर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी। अंडर द सील ऑफ द कंपनी का मतलब क्या है? हमने भी पढ़ा था कि जो भी आप लोग इनको डॉक्यूमेंट इशू करके देते हो, क्योंकि ये आप लोगों को उधार दे रहे हैं, तो आप लोग इनको स्टैंपिंग करके प्रॉपर एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो है वो इनको दोगे, तभी इनको पता चलेगा कि इन्होंने भी लोन दिया है। बाद में हम ऐसे नहीं बोल सकते ना कि हमने पैसा नहीं लिया था, कोई ना कोई तो ऐसा डॉक्यूमेंट होना चाहिए ना। तो उस डॉक्यूमेंट को यहाँ पे इन्होंने बोला है कि आप प्रॉपर स्टैंपिंग करके दोगे। सो नेक्स्ट आप लोगों का यहाँ पे आता है, दिस डिबेंचर इशूड अंडर द सील ऑफ द कंपनी इज अ डॉक्यूमेंट। अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट के ऊपर सील लगा दी, उसका मतलब क्या है? आप उसको वेरीफाई कर रहे हो, आप उसका एज ए एविडेंस यूज कर सकते हो। सो यही इन्होंने लिखा है, दैट एक्नॉलेजेस द रिसिप्ट ऑफ द लोन एंड मेंशन द टर्म एंड कंडीशन अंडर इट व्हिच हैव बीन ऑब्टेन्ड। तो यहाँ पे इन्होंने यहाँ पे सब चीजें बता दी हैं कि वहां पे आप ये बताते हो कि एक्नॉलेज करते हो कि यहाँ पे भी स्टैंपिंग लगी है, हम लोन रिसीव कर रहे हैं, और इसमें जो भी टर्म एंड कंडीशन है कि किस रेट के ऊपर मैंने आपको इंटरेस्ट देना है, ज्यादा देना है, कम देना है, रिडीम हो जाएगा नहीं होएगा, किस टाइप का डिबेंचर है, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखी होती हैं। अब एक और चीज लिखी है, ध्यान से इस लाइन को पढ़िएगा जो मैंने अभी अंडरलाइन करी है। These conditions relate to the rate of interest। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे कि जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे जो सील ऑफ द कंपनी की बात कर रहे हो कि सील लगा के आपको एक डॉक्यूमेंट दिया जाएगा, वो ये बताता है कि हम लोन रिसीव कर रहे हैं, और उसके ऊपर क्या मेंशन होएगा? सारी टर्म्स एंड कंडीशंस। वो कौन सी टर्म एंड कंडीशंस की बात करें, वो नेक्स्ट टाइम में लिखा है, कंडीशंस रिलेट टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, कि कितना इंटरेस्ट देना है कितना नहीं देना, वो मैंने आपको भी बता दिया। द पीरियड ऑफ द लोन। अब लोन जो ले रहे हो वो 3 साल के लिए है, वो 4 साल के लिए है, वो 5 साल के लिए है, वो लॉन्ग टर्म है, वो मीडियम टर्म है, बताना जरूरी है, वो इस डॉक्यूमेंट पे लिखा होएगा। एंड एसेट्स प्लेज्ड, ये मैंने आपको मॉर्गेज और प्लेज की बात पहले बताई हुई है, दोबारा यहाँ पे बता रही हूँ। प्लेज मतलब कुछ भी गिरवी रखना। अब आप लोगों ने इतना लोन लिया है, मान लो 10 लाख का, 20 लाख का लोन लिया है, तो उन्होंने ऐसे थोड़ी ना दे दिया, कुछ ना कुछ तो आपसे गिरवी रखने के लिए मांगा होगा ना। कोई आप लोगों ने इंश्योरेंस के कागज, कुछ भी आप लोगों ने पेपर गिरवी रखे होंगे, तो वो चीजें आप लोगों ने, मतलब वो टर्म्स एंड कंडीशंस के अंदर आप मेंशन करोगे, आप कौन सी चीजें, कौन सी एसेट्स को प्लेज कर रहे हो। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया? सो इन शॉर्ट ये है क्या? ये मीडियम और लॉन्ग टर्म लोन है।
अंडर द सील ऑफ द कंपनी इशू किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि पर्सन एक्नॉलेज करता है कि वो लोन ले रहा है और सारी टर्म्स एंड कंडीशन उस पर लिखी होती हैं। अब नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ डिबेंचर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 4 मार्क्स। अब यहाँ पे क्या करना है, 4 मार्क्स डजंट मीन 4 मार्क्स नहीं आएगा, समटाइम्स आपको 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है। बियरर और रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कौन से होते हैं, डिफरेंस बताइए। किसी भी तरीके से मतलब 4 मार्क्स तक ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा, गारंटी के साथ बोल रही हूँ, ठीक है। तो अब हम कर रहे हैं टाइप्स ऑफ डिबेंचर। टाइप्स ऑफ डिबेंचर में फर्स्ट वन क्या लिखा है इन्होंने, बियरर डिबेंचर। जब मैं एक डिबेंचर कराऊंगी, मेक श्योर मैं साथ वाले नेक्स्ट का डिफरेंस आपको साथ ही में करा दूंगी। अब बियरर डिबेंचर है क्या, बियरर मतलब जिसके पास है उसका है। मान लो कि कल को कोई भी चीज है, कोई भी एग्जांपल दे देती हूँ, चेक है, अगर उसके ऊपर नाम नहीं लिखा है, ठीक है, तो उसके ऊपर सिंपल उन्होंने लिखा है कि पेमेंट दी जा रही है, ठीक है, उसने साइन कर दिया, अमाउंट लिख दिया, पर जिसको देनी थी उसका अकाउंट नंबर नहीं लिखा, वो बेयरर है। आप जो भी पर्सन उसको उसके पास चेक होएगा, वो अकाउंट नंबर लिख के अपने अकाउंट में उसको इनकैश करा सकता है। इन अदर वर्ड्स, और इजी वर्ड्स में अगर मैं बताऊं, रजिस्टर का मतलब क्या है, उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन हुई है, रजिस्ट्रेशन हुई है, नाम लिखा है, उसको इधर उधर नहीं दे सकते। अगर वो मेरे नाम के ऊपर है, मेरे नाम के ऊपर ही रहेगा। बियरर जिसके पास है, जिसके पास वो सर्टिफिकेट है, वो उसी का डिबेंचर है, ठीक है, वो उसी का डॉक्यूमेंट है। अब ध्यान से पढ़िएगा, दोज डिबेंचर्स व्हिच कैन बी ट्रांसफर्ड थ्रू डिलीवरी, जो इजीली ट्रांसफर हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं बेयरर डिबेंचर। कि मैंने आपको दिया तो वो आपके पास है, आपका है, आपने आगे किसी को बेचना है, आपने आगे बेच दिया, वो उसका है, कोई फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ रही। क्यों, क्योंकि नाम तो कहीं लिखा ही नहीं था, आगे लिखा है, ध्यान से लाइन पढ़िए, द कंपनी कीप्स नो रिकॉर्ड ऑफ सच डिबेंचर होल्डर। भाई मैं रिकॉर्ड कैसे रखूं, आपका तो नाम लिखा ही नहीं है उसके ऊपर, ठीक है, उस डिबेंचर के ऊपर अगर आपका नाम मेंशन नहीं है, तो आप कैसे बता सकते हो कि आपका डिबेंचर है, ये किसका है, और कंपनी उसका किस तरीके से रिकॉर्ड रखेगी। कंपनी रिकॉर्ड नहीं रख सकती। अगर नाम मेंशन होएगा तो कंपनी रिकॉर्ड रखेगी ना, सो वो यहाँ पे आएगा, ये देखो लाइन लिखी है यहाँ पे कि रजिस्टर्ड डिबेंचर में एक कंपनी को रजिस्टर बनाना पड़ता है और उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर नाम मेंशन्ड है। यहाँ पे नाम मेंशन था नहीं, तो इसलिए कंपनी कोई भी रिकॉर्ड नहीं रखेगी। आगे, इंटरेस्ट ड्यू ऑन दिस डिबेंचर इज पेड थ्रू द कूपन अटैच्ड विद देम, अटैच्ड विद देम। जो भी इसके साथ कूपन अटैच होएगा, कूपन हियर मींस इंटरेस्ट, ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अटैच होएगा, फॉर एग्जाम्पल महीने के एंड में वो डिबेंचर मेरे पास थे, उसके साथ जो भी इंटरेस्ट अटैच था, मतलब जो बताया था, वो मुझे मिल जाएगा। अगर परसों आपके पास है, बाद में आपको इंटरेस्ट मिलना है, तो वो आपको मिल जाएगा, मतलब सिंपल सी बात है। जिसके पास डिबेंचर्स हैं उसको ही इंटरेस्ट मिल जाएगा, क्योंकि जिसका है, नाम तो मेंशन ही नहीं है ना, अगर नाम मेंशन होगा तभी पता चलेगा ना इंटरेस्ट इसको नहीं उसको देना है। तो यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, कोई रिकॉर्ड नहीं है, तो जिसके पास जो चीज है वही ले लेगा, ठीक है। लॉटरी की टिकट जिसके पास है, जिसकी निकली उसी को मिल जानी है, नाम कहीं पे नहीं लिखा हुआ, कुछ भी मेंशन नहीं है। इसका बिल्कुल उल्टा है रजिस्टर्ड डिबेंचर। इसमें क्या है, हमने यहाँ पे पढ़ा था कि इजीली ट्रांसफर थ्रू डिलीवरी हो जाता है, यहाँ पे नहीं पॉसिबल। यहाँ पे लिखा था नो रिकॉर्ड, यहाँ पे लिखा है रिकॉर्ड होएगा। वहां पे लिखा है कि किस तरीके से उनको इंटरेस्ट मिलना है, वो हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। Those debentures which are transferred on prior information to the office of the company। अब सिंपली मेरी मर्जी नहीं कि मैंने उठाया और किसी को दे दिया और डिलीवरी हो गई और जो आपके डिबेंचर्स थे वो ट्रांसफर हो गए, नहीं, पहले आपको किसको बताना पड़ेगा, ऑफिस को, क्योंकि ऑफिस में सारा रिकॉर्ड पड़ा है ना, तो उसके अकॉर्डिंगली हम डिसाइड करेंगे। नेम ऑफ डिबेंचर होल्डर्स आर एंटर्ड इन दी डिबेंचर रजिस्टर। अब वहां पे हमने लिखा था नो रिकॉर्ड, हम यहाँ पे अब कह रहे हैं कि रिकॉर्ड होएगा, डिबेंचर रजिस्टर अलग से बनेगा, वहां पे हम लिखेंगे कि इस पर्सन के पास इतने डिबेंचर्स हैं। लास्ट टॉपिक हमारा, सॉरी लास्ट पॉइंट, पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल आर made only to those debenture holders whose name exists in said debenture। तो पेमेंट किनको होएगी, किनको हम पैसा वापस करेंगे, जिनका नाम डिबेंचर रजिस्टर में था। अगर नहीं नाम है,
आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। यहाँ तक क्लियर हो गया। सो दोबारा से जल्दी जल्दी में आपको इसका दोनों का डिफरेंस बता दूं। बेरर मीन्स जिसके पास है उसका है, उसी को इंटरेस्ट मिल जाना है, वही जो है पेमेंट रिसीव कर सकता है। तो इसका ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं रहता, क्योंकि आप इमीडिएटली इनको चेंज कर सकते हो ना एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक। तो क्योंकि कंपनी को तो पता ही नहीं आप किसको बेच रहे किसको नहीं, तो इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। और रजिस्टर्ड डिबेंचर जिसके ऊपर नाम मेंशन्ड है, ऑफिस को बताने के बाद ही आप इन चीजों इन डिबेंचर्स को बेच सकते हो, और इसके ऊपर आपको इंटरेस्ट तभी मिलेगा अगर आपका नाम डिबेंचर रजिस्टर में है। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की। हमने अभी बात करी है बेरर डिबेंचर की, और हमने बात करी है रजिस्टर्ड डिबेंचर की। अब हम लोग बात करेंगे रिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल नाम से पता चल रहा है जिनको रिडीम कर सकते हैं, जिनको रीपेमेंट कर सकते हैं आफ्टर सर्टेन पीरियड। ध्यान से एक वर्ड यूज होएगा, मतलब इसको ध्यान से सुनिएगा, ये वाला वर्ड क्या लिखा है, आफ्टर अ सर्टेन पीरियड। आपने ये वर्ड यूज करना है, क्योंकि यही इसका मेन इसको जो है लाइन का सेंस इसी तरीके से बनेगा। अब मैं पढ़ती हूँ। Those debentures whose principal amount is repaid by the company after a certain period। एक पीरियड, जैसे 3 साल हमने बोला था ना कि पीरियड लिखो, कितने साल के लिए डिबेंचर ले रहे हो आप, 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, 5 साल के लिए। अब यहाँ पे लिखा है कि जिनका प्रिंसिपल अमाउंट, जो मेन अमाउंट है, फॉर एग्जाम्पल 10,000 और 20,000 या 20 लाख और 30 लाख, ये अमाउंट जब आप लोग एक सर्टेन पीरियड के बाद पे कर देते हो, 3 साल के बाद, 4 साल के बाद आप पे कर देते हो, तो उनको रिडीमेबल डिबेंचर्स कहते हैं, कि रिडीम वापस किया जा सकता है उनको। और इरिडीमेबल का मतलब क्या है, रिडीम नहीं होएगा। नहीं होएगा क्या मतलब क्या है, कि कंपनी के लाइफ टाइम तक के लिए आप उन डिबेंचर्स को रिडीम नहीं कर सकते। हमने जैसे इक्विटी वाले पढ़े हैं ना, कि इक्विटी वालों को कब पैसा मिलेगा, जब कंपनी क्या होएगी, वाइंड अप होएगी। सेम यहाँ पे केस है, इनको लाइफ टाइम तक के लिए पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, कोई रीपेमेंट इनको नहीं होनी 3 साल के बाद, 4 साल के बाद। इनको पेमेंट कब होनी है, जब कंपनी बंद होएगी। कंपनी 10 सालों तक, 20 सालों तक बंद नहीं हो रही ना, तो आपको पैसा नहीं मिलेगा, आपको इंटरेस्ट मिलता जाएगा। आप आगे अपने डिबेंचर्स को बेच सकते हो, बट अदरवाइज जो है आप लोगों को जो है, मतलब एकदम से आप इनको रिडीम नहीं कर सकते। ठीक है जी। तो रिडीमेबल और इरिडीमेबल समझ में आ गया। रिडीमेबल जिनको आप वापस, जिनकी पेमेंट जो है आप सर्टेन पीरियड के बाद जो है वो कर सकते हो, रीपे कर सकते हो। इरिडीमेबल जिनको रीपे नहीं करते हो लाइफ टाइम में। सो अब आता है कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। कन्वर्टेबल डिबेंचर्स कौन से हैं, जिनको कन्वर्ट कराया जा सकता है। अब किसमें कन्वर्ट कराना है, इनटू शेयर्स। जब डिबेंचर होल्डर्स के पास ये ऑप्शन होती है कि वो अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में विद इन अ गिवन पीरियड, जो भी आप लोगों को टाइम पीरियड दिया गया है 2-3 साल का, जब आप उस टाइम पीरियड में अपने डिबेंचर्स को शेयर्स में कन्वर्ट करा सकते हो, ऐसी ऑप्शन आपके पास है, तो उनको क्या कहते हैं, कन्वर्टेबल डिबेंचर्स। नेक्स्ट आता है सिक्योर्ड, एंड देन आता है अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ये भी साथ साथ में लाइनें पढ़ लेते हैं। सिक्योर्ड क्या है, जिसके लिए आपने कुछ गिरवी रखा है। अनसिक्योर्ड क्या है, जिसके लिए आपने गिरवी कुछ नहीं रखा। सिंपल सी बात, आपकी सिंपल लैंग्वेज में मैंने बोलना हो तो मैं यही कहूंगी ना। सिक्योर्ड का मतलब क्या है, कि मुझे पता है कि मेरा पैसा जो मुझे दिया गया है वो सिक्योर्ड है, क्योंकि उसके बदले में मैंने कोई प्रॉपर्टी के कागज या इंश्योरेंस के कागज, कुछ गाड़ी बंगला, कुछ ना कुछ तो मैंने गिरवी रखा है, कि अगर पैसा नहीं भी दे पाए तो ये जो चीजें हैं इनको बेच के आप अपना पैसा रिकवर कर लोगे। So those debentures which are issued by the company on the security of its assets, जो चीजें, जो डिबेंचर आप इशू करते हो किसी सिक्योरिटी पे, कोई आप रखी थी, फिर आपने उन जो है लोगों को या उन कंपनीज को आपने डिबेंचर्स जो है वो दिए, पैसा लेंड किया, वो आते हैं सिक्योर्ड डिबेंचर्स। अगर कंपनी मान लो कल को पैसा नहीं दे पाई, वो 20-30 लाख, फिर क्या होएगा, आगे लिखा है, देन होल्डर ऑफ सच डिबेंचर्स,
जो जिसके पास भी डिबेंचर्स होंगे, जैसे आप लोग हो, आपने मुझे 20 लाख दिया, कल को मैं मुकर जाऊं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं वापस नहीं कर सकती, तो मैंने कुछ गिरवी रखा होगा आपके पास, देन आप होल्डर हो। The holder of such debenture have right to recover their amount by disposing of the assets mortgaged. तो डिस्पोजिंग मतलब आप मेरी एसेट्स जो मैंने गिरवी रखी थी, जो कार, जो घर मैंने गिरवी रखा था, आप उनको बेच के अपना पैसा रिकवर कर सकते हो। ये है सिक्योर्ड डिबेंचर। इसका बिल्कुल उल्टा क्या हो जाएगा, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। जब कोई भी एसेट कंपनी की आप एज ए सिक्योरिटी नहीं रख पाते या नहीं रखते, तो फिर वो क्या है, अनसिक्योर्ड। सिक्योरिटी नहीं है ना कि कल को आपने पैसा नहीं दिया, या मैं कल को पैसा नहीं दे रही आपको 20 लाख, आप कुछ कर सकते हो, आपके पास कुछ बेचने के लिए मेरा सामान है, नहीं है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। ठीक है, सो ये थोड़ा सा लर्न करने में इजी है, क्योंकि एक के साथ दूसरा जो है काफी वो सिमिलर है, जैसे रिडीमेबल और इरिडीमेबल, सिक्योर्ड, अनसिक्योर्ड, बेयरर, रजिस्टर्ड। तो एक एक याद कर लोगे तो दूसरे का मीनिंग अपने आप से क्लियर हो जाएगा। बट मेक श्योर जब एक पॉइंट रीड कर रहे हो तो उसकी प्रॉपर लाइनें, प्रॉपर जो वर्ड्स उसमें जो पॉइंट डिस्कस करे हैं उनको अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि उसी से ही आपका नेक्स्ट जो है पॉइंट का कॉन्ट्राडिक्टरी पॉइंट जो है वो रेज हो सकता है।